मैं तो कहूंगा कि साथ ही साथ सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 भी हम हाथों हाथ लगे हाथ लपेट लेंगे, यानी उसका भी हम यही रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इंटरमिक्स्ड हैं। तो कंबाइंड एनालिसिस करके चलना यहां पर हमारे लिए जरूरी रहेगा। मुझे बताएंगे सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है। सर सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि अगर आपने अपने जीएसटीआर 1 में किसी भी टैक्स पीरियड के, यहां पर एग्जांपल ले लें। हाँ जी सर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल अप्रैल का टैक्स पीरियड है, किसका टैक्स पीरियड है? अप्रैल, APRIL, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है, अप्रैल टैक्स पीरियड है। टैक्स पीरियड का मतलब आई होप आपको पता है, जिसकी सप्लाईज के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं उसे टैक्स पीरियड कहा जाता है। जिस पीरियड के रेस्पेक्ट में आपको टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना है उसे टैक्स पीरियड कहा जाता है। तो यहां पर मैंने टैक्स पीरियड लिया है अप्रैल। अगर अप्रैल मैंने टैक्स पीरियड लिया है मुदित, तो मुझे बताओ कि इस अप्रैल के टैक्स पीरियड की जो ड्यू डेट आएगी वो क्या आएगी। सर अप्रैल के पीरियड की ड्यू डेट आएगी 20 मई, यानी 20 मई को आपको अपना टैक्स पे करके चलना होगा, यानी 20 मई ड्यू डेट आएगी। 3B आपको फाइल करना पड़ेगा। और सर जीएसटीआर 1 की आपके पास में 10 तारीख या 11 तारीख ऐसा केस में भी ड्यू डेट आकर चलेगी, यानी 11 तारीख से पहले पहले आपको अपना जीएसटीआर 1 भी फाइल करके चलना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर। अब मैं कहता हूं कि आपने अप्रैल पीरियड के अंदर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया, ये केस नंबर 1 है। अच्छे से समझेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 की। यहां पर लिखा है साहब कि अप्रैल के टैक्स पीरियड के रेस्पेक्ट में आपने अपने जीएसटीआर 1 में 10,000 रुपीज की लाइबिलिटी दिखा दी है, पूरी ईमानदारी से दिखा दी है। अब मुझे बताओ कि 20 तारीख को क्या आपको 10,000 रुपीज पे करने हैं? द आंसर इज यस। मुझे साहब 20 तारीख को अगर मैं अपना जीएसटीआर 3B भरूंगा तो उस जीएसटीआर 3B में 10,000 पे करने हैं। मैं कहता हूं साहब 20 मई को आपके पास में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है आपके कहां पर? आपके ई क्रेडिट लेजर के अंदर। कहां पर बोलो? आपके ई क्रेडिट लेजर के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है वो है फॉर एग्जांपल 6,000। कितना है दोस्त? 6,000। अब ड्यू डेट क्या थी? 20 मई। मैंने कहा जी साहब आप फाइल करना भूल गए या किसी कारण से फाइल नहीं कर पाए और आपने इसे जाकर फाइल करा 31 मई को। कब फाइल करा? 31 मई को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। बिल्कुल सही है साहब, आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन जाकर आप इसे पे कर रहे हो। यहां पर आपने 10,000 का क्या कर दिया बताओ फटाफट से? सर हमने यहां पर 10,000 का पेमेंट कर दिया। वेरी वेरी गुड। मुझे बताओ साहब इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगेगा और कितने अमाउंट पे लगेगा? मेरे सिर्फ 2 सवाल है आपसे, क्योंकि डिले तो हुआ है दोस्त। मुदित आपको बात तो समझ में आ रही होगी कि जो चीज मुझे 20 तारीख को पे करनी थी, अगर मैं उसे 31 तारीख को 31 को पे करूंगा तो डेफिनेटली मैंने क्या करा है? डेफर करा है, डिले करा है। तो डिले पे तो इंटरेस्ट लगता है और वही इंटरेस्ट आपके सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 से लगता है। और वहां पर जो नोटिफाइड रेट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट का मालिक, वो दिया हुआ है 18%। यानी अगर आप मेरे से रेट की बात करेंगे तो रेट लगेगा 18%। और जब आप मेरे से टाइम पीरियड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगर आप मेरे से टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड चालू हो जाएगा अगले दिन से 21st ऑफ मई से टिल द डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 31st ऑफ मई। दैट इज योर 31st ऑफ मई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि 21st से 31st तक आपको क्या करना पड़ेगा? सर 21st से 31st तक हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करके चलना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। चलो ये मई को वापस ऊपर पहुंचा दें। हाँ जी सर, ये मई जो लिखा हुआ है इससे वापस ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन ये तो मूव ही नहीं कर रहा। मूव करेगा कैसे? मूव नहीं करेगा। ये लो साहब, ये मई भी नीचे आ गया था तो हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया। हमारे पास में हर तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाँ जी सर बात तो सही है, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं कहां पर था? यहां पर था। तो 21 मई से लेकर 31 मई तक का आपको टाइम पीरियड पर इंटरेस्ट देके चलना पड़ेगा। आई होप ये केस बिल्कुल क्लियर है। मुदित बताएंगे साहब क्या इस केस में कोई भी प्रॉब्लम है? दिस इज योर केस नंबर 1। क्या बोला मैंने? अप्रैल पीरियड का था आपका टैक्स पीरियड
उसमें 10,000 रुपीज थी आपकी लाइबिलिटी, यानी 10,000 का टैक्स आपका बना था अप्रैल टैक्स पीरियड के लिए। ड्यू डेट बनती है 20 ऑफ मई, 20 ऑफ मई को पे करना था। 20 ऑफ मई को मेरे पास 6,000 रुपए था, क्या अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। 6,000 रुपए का मेरे पास में क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा हुआ था। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि मैं टाइम से उसे पे नहीं कर पाया, यानी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, और वो मैंने जाकर करा 31 ऑफ मई को। तो मैंने आपसे दो सवाल पूछे कि सर एक तो मुझे रेट बता दो और दूसरा मुझे पीरियड बता दो। वो दोनों आपने बिल्कुल सही बता दिया, 18% भी सही बता दिया और 21 से लेकर 31 भी सही बता दिया। अब आएगा मैजिक, और वो मैजिक ये है भाई साहब कि यहां पर एक जो प्रोवाइजो इंसर्ट कराया था रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी 1 जुलाई 2017 से ये अमेंडमेंट जो प्रोवाइजो का था, ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था, यानी कि जब से जीएसटी पैदा हुआ, देश में एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017 से ये प्रोवाइजो 51 के अंदर, सेक्शन 50 सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर इंसर्ट करा दिया गया और बोल दिया गया कि भाई साहब हम इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी कंपोनेंट पे लेंगे जो कंपोनेंट आपके ई कैश लेजर से पे होकर चलेगा, यानी कि टैक्स का वो कंपोनेंट जिसका पेमेंट आपने कैश लेजर से किया है। सोच के देखो इसके पीछे का लॉजिक बस इतना सा है कि अगर दोस्तों मैंने 20 मई को ही पेमेंट कर दिया होता, आप खुद सोच के देखो, अगर मैंने 20 मई को ही पेमेंट कर दिया होता तो भाई साहब मेरे पास 6,000 रुपए का तो क्रेडिट पड़ा ही है। 6,000 रुपए का तो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दे रखा है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडामेंटल समझो। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एन एसेट टू द रजिस्टर्ड पर्सन। आपके बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि वो आपका एसेट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट until and unless it get set off against the output liability। क्या बोला मैंने, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट until and unless it get set off against the output liability। जब तक कि आउटपुट लाइबिलिटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म नहीं हो जाता, सेट ऑफ नहीं हो जाता, तब तक मेरे मालिक वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं बनता, तब तक वो आपकी बैलेंस शीट में आपकी एसेट है। इसका मतलब ये है कि आपने एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रखा है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे से गलती हो गई, 10 दिन का डिले हो गया तो मेरी जान ले लोगे भाई। 6,000 का तो मैंने टैक्स पहले भी दे रखा है, और अगर मैं टाइम से फाइल कर भी देता तो कितना पे करता, कैश लेजर से तो मैं 4,000 ही पे करता ना, क्योंकि मेरे पास 6,000 का क्रेडिट तो पहले से पड़ा था। तो अगर 10,000 में से मैं 6,000 अदरवाइज भी सेट ऑफ कराने वाला था तो डिले तो कितना हुआ है भाई, 4,000 रुपए गवर्नमेंट तक पहुंचने का ही तो 10 दिन का डिले हुआ है। गवर्नमेंट के पास 4,000 जो थे वो 10 दिन पहले पहुंच जाते, 10 दिन पहले पहुंच जाते ये 4,000 रुपए। फर्क बस इतना सा है, वो 10 दिन बाद पहुंच गए। क्या फर्क पड़ गया, तो कॉमन सेंस की बात है, मैथमेटिक्स है यहां पर सीधा सीधा सा कि क्योंकि मैंने 6,000 ऑलरेडी दे रखे हैं तो 10 दिन का डिले सिर्फ 4,000 के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो वो प्रोवाइजो यही बोलता है कि जो कैश कंपोनेंट से आपने पे करा है दैट इज 4,000 रुपीज, उस पर ही 18% इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 21 मई से कब तक के लिए बोलो, टू 31 में। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अरे बोलो हाँ के ना, हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है। ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, ये था आपका कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 के प्रोवाइजो का। लेकिन मैं यहां पर छोड़ने नहीं वाला, मैं यहां पर आपको एक केस और कराऊंगा, केस नंबर 2। ऊपर क्या था हमारे पास में, केस नंबर 1। सर वहां पर आपने रोमन में लिखा है, यहां पर भी रोमन में लिखिए। लो भाई साहब, केस नंबर 2। मुझे बताओ इस बार फिर से जो टैक्स पीरियड है वो आपके पास में अप्रैल ही है। इस बार भी आपकी जो लाइबिलिटी है वो आ रही है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। इस बार भी आपकी लाइबिलिटी 10,000 रुपीज आ रही है। लेकिन मजे की बात बताना चाहूंगा कि इस 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए ऐसे हैं जो कि मार्च टैक्स पीरियड के हैं। ओ माय गॉड, मुदित फटाफट से बताएंगे। इस बार भी आपके पास में लाइबिलिटी है अप्रैल टैक्स पीरियड के रिस्पेक्ट में, लेकिन 10,000 में से 2,000 जो हैं वो पिछले महीने के हैं। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है मेरे दोस्त, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो मार्च पहले आया था, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, मई के बाद जून आएगा। तो इस सीक्वेंस में मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई इनवॉइस
मार्च पीरियड का मार्च के पीरियड में दिखाने से छूट गया, क्या बोला मैंने, मार्च पीरियड का इनवॉइस अगर यहां पर मैं अपने R1 में नहीं दिखा पाया, किसी वजह से अगर ओमिट हो गया, तो क्या मैं उसे रेक्टिफाई कर सकता हूं अप्रैल में दिखाकर? द आंसर इज यस। भाई अगर कोई इनवॉइस पर टैक्स देना छूट गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आगे के पीरियड्स के अंदर उस पर टैक्स पे करके चल सकते हैं। और यही बोला गया है आपके पास सेक्शन नंबर 37 और सेक्शन नंबर 39 के अंदर कि आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ ओमिट हो गया है तो उसे आगे जाकर दिखाकर अपना टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन मुदित मुझे बताओ कि क्या यहां पर गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं है? गड़बड़ तो है सर, क्योंकि अगर मार्च टैक्स पीरियड का इनवॉइस था तो सर आप उसे अप्रैल में दिखाना अगर अलाउ कर देंगे, तो कोई भी इंसान पूरे साल टैक्स पे करेगा ही नहीं और आखिरी के महीने में जाके बोलेगा कि अरे मैं तो भूल गया था, मैं तो रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, मैं तो ओमिट हो गया था, मैं अब शो कर रहा हूं। तो कोई भी इंसान क्या करेगा, सब के सब आ जाएंगे मार्च के महीने, मैं तो कहूंगा अप्रैल के महीने में आ जाएंगे, सबके सब अगले साल के अप्रैल के महीने में आ जाएंगे। बताओ साहब, ये यहां से साल चालू हुआ था आपका अप्रैल से और यहां पर मार्च पे खत्म हो गया और अगले साल का अप्रैल स्टार्ट हो गया। मैं क्या करूंगा साहब, मैं किसी भी महीने के रेस्पेक्ट में टैक्स भरूंगा ही नहीं और सबका एक साथ ओमिशन दिखाकर जब मेरे पास में ढेर सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा उस महीने में दिखा दूंगा और उस महीने में दिखा के कह दूंगा कि साहब मेरे से छूट गया था, लो भाई साहब अब मैं इसे रेक्टिफाई कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा साहब ऐसे रेक्टिफिकेशन की फैसिलिटी दे देंगे तो ये तो गड़बड़ है। फिर टैक्स पीरियड का कॉन्सेप्ट किस काम का? फिर टैक्स पीरियड की डेफिनेशन हटा दो। सेक्शन नंबर 2 में हम टैक्स पीरियड की डेफिनेशन पढ़ के चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हाँ जी सर, टैक्स पीरियड की डेफिनेशन पढ़ के चलते हैं। द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स लायबिलिटी। जिस टैक्स पीरियड के रिस्पेक्ट में आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी है वो टैक्स पीरियड कहलाता है। जिस टैक्स पीरियड के रिस्पेक्ट में आप सप्लाईज क्रिएट कर रहे हो और उन सप्लाईज पे टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स पीरियड होता है जिसमें सप्लाईज का टाइम ऑफ सप्लाई निकल रहा है। तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट की 12 बजा दोगे ये बोलकर कि हर महीने की रेक्टिफिकेशन अगले महीने में की जा सकती है, तो फिर टैक्स पीरियड का और टाइम ऑफ सप्लाई का फायदा ही क्या? लेकिन गलती भी होना स्वाभाविक है। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है, भूल गए ना, भूल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरेस्ट पे कर दो क्योंकि ये ओमिशन माना जाएगा, ये डिले नहीं है दोस्त। आप कहोगे सर मार्च का अप्रैल में दिखाया, एक महीने डिले हो गया। डिले नहीं है, डिले तब होता जब 20 तारीख का रिटर्न आपने 30 तारीख को फाइल करा, यह है डिले। यहां पर आप ईमानदार हो, आप बोल रहे हो साहब 20 तारीख को पूरा 10,000 भरना था और वो 10,000 मैंने 30 तारीख को भर दिया, इसको कहते हैं डिले। लेकिन किसी चीज को टोटली ओमिट कर देना, भूल ही जाना, यहां पर आप क्या बोल रहे हो? मैं तो भूल ही गया था कि 2,000 रुपए का भी मुझे अप्रैल में टैक्स पे करना था। यहां आपने डिले नहीं करा, यहां तो जो शॉर्टफॉल था उसे मार्च में एडिशनली दिखा रहे हो और क्योंकि आप उसे एडिशनली मार्च में दिखा रहे हो, सॉरी मार्च का जो बाकी था उसे अप्रैल में आप एडिशनली दिखा रहे हो मेरे दोस्त, वो डिले नहीं है, वो प्योर एंड प्योर क्या है? ओमिशन है। और गवर्नमेंट ने कहा साहब ओमिशन अलाउ नहीं करेंगे, ओमिशन पे तो फिर आपसे इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। और यहां जो इंटरेस्ट है दोस्त वो ग्रॉस पे लगेगा ना कि नेट पे लगेगा। सर कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि इस बार भी 20 तारीख पे ही मुझे क्या करना है? अपना रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि अप्रैल की ड्यू डेट क्या आएगी सर? 20 मई आएगी, वही पहले की तरह क्या आएगी? 20 मई आएगी। अब मुझे बताओ कि अगर पहले की तरह 20 मई ही आएगी और मैं कहता हूं साहब रिटर्न भी मैंने 20 मई पर ही भर दिया, ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और पहले की तरह मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 6,000 रुपए पड़ा था, 6,000 रुपए पड़ा था, तो सर जेब से कितना दिया होगा? जेब से 4,000 दिया होगा। अब पता है देखो यहां पर क्या हुआ, मुदित बात को समझना, यहां पर क्या हुआ? यहां पर सबसे पहले रिटर्न टाइम पर फाइल्ड है, रिटर्न टाइम पर फाइल्ड है, 6,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पड़ा है और 4,000 रुपए जेब से पे भी कर दिया। सर इसके बाद भी इंटरेस्ट लगेगा? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। इस 2,000 के रेस्पेक्ट में, इस 2,000 के रेस्पेक्ट में अभी भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ,
कॉमन सेंस लगाओ मेरे दोस्त कि ये जो 6000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ये कौन से पीरियड का होगा। इधर आओ और अब डिफरेंस को समझो। आपने अगर मार्च पीरियड के रेस्पेक्ट में 2000 का टैक्स छोड़ दिया और अप्रैल पीरियड में भर रहे हो दोस्त, तो जो क्रेडिट आपके पास में 6000 रुपए का पड़ा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आईटीसी कौन से पीरियड का है? सर ये तो आपके पास में वो है जो आपके पास अप्रैल तक एक्यूमुलेट हुआ। और फिर आप कह रहे हो साहब कि टोटल क्योंकि 10,000 हो गया है, जिसके अंदर 8,000 अप्रैल पीरियड का है और 2,000 मार्च पीरियड का है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मुझे 8,000 से दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे तूने जिस पीरियड में ये ड्यू हुआ उसी पीरियड में पे भी कर दिया, लेकिन ये 2,000 जो मार्च में ड्यू हुआ था, मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो नाम में ही अकाउंटेंट आ रहा है, आपसे अच्छी अकाउंटेंट किसको आती होगी बताइए साहब? आती है अकाउंट्स? नहीं सर, जो ड्यू हुआ है उस पीरियड में उसे पे नहीं करा, पे आप कर रहे हो उसे अप्रैल की पीरियड में, तो इसलिए यहां पर आपको जो 6000 के क्रेडिट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपने चीटिंग करी है। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया यहां ग्रॉस पे यानी कि पूरे 2000 के अमाउंट पे आपको डिलेगा। अब मार्च का ड्यू पीरियड क्या रहा होगा? सर मार्च की ड्यू डेट रही होगी 20th ऑफ अप्रैल, तो 20th ऑफ अप्रैल से टिल द डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 20th ऑफ मई तक, 20th ऑफ मई तक। तो 20th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ मई तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के रेस्पेक्ट में 18% से 2000 पर टैक्स पे कर चलना पड़ेगा। अब बताएंगे साहब मुदित बात समझ में आती है या नहीं आती है? आकाश भी बताएगा बात समझ में आती है या नहीं आती है। आई होप सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 इन दोनों केसेस के थ्रू जो प्रोवाइजो इंसर्ट करा था, जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया था, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 प्लस जो इसका प्रोवाइजो है वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। फटाफट से एक बार बता देंगे मैसेज कर